कक्षा 9वीं गणित और यहाँ पर है अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट नोट समझते हैं और इसके बाद वे प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। आपको यही तैयार करके परीक्षा में जाना है, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें परिचय वाले भाग को देखते हैं। संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्याओं को समझाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर होती क्या हैं। तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, एक से प्रारंभ होती हैं, इसमें शून्य नहीं होता और धनात्मक होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाओगे तो धन में हो, और एक से हो अनंत तक जाए तो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। फिर पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो भी शामिल कर दें तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो जीरो से लेकर के अनंत तक जाती है तो ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। ये धनात्मक भी होती हैं। इसके बाद होता है पूर्णांक संख्याएं। तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाकर के पूर्णांक संख्याएं। जैसे ये शून्य भी है, 1 2 3 और इधर घटते जाएंगे तो माइनस में चले, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। फिर सोचते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो जिसमें p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मतलब हर है, लेकिन हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे 1/2 भी परिमेय संख्या है, -3/4 भी परिमेय संख्या है। 5 बटे में लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे? एक है ना। तो शून्य, जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप भी होता है। एक होता है समाप्त, या इसी को हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, जिसको भाग करने के बाद दशमलव के बाद संख्या निश्चित हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती, वो क्या कहलाया? शांत। फिर आवर्ती दशमलव होता है, जिसमें हम भाग करते जाएं और संख्या निश्चित न हो, आगे खत्म हुई न हो, तो क्या कहलाता है? अशांत दशमलव। इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनका दशमलव अनंत तथा अनावर्ती होता है, मतलब रिपीट नहीं होता है और हमेशा अनंत तक दशमलव आता रहेगा। जैसे रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं, √2 √3 और पाई, ये सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। फिर है यहाँ वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहला गया? वास्तविक संख्या। ठीक है, उसमें परिमेय भी शामिल हो, अपरिमेय भी शामिल हो, तो वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं। तो सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अपरिमेय संख्याओं को ज्यामिति विधि से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं वास्तविक संख्याओं का गुण समझते हैं। तो सबसे पहले संयोजक गुण है, मतलब यदि जोड़ करें, घटाना करें, गुणा करें तो हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी? वास्तविक संख्या मिलेगी। परिवर्तनीय गुण, जैसे ए में बी जोड़ें या बी में ए जोड़ें तो वही आएगा। ए में बी का गुणा करें या बी में ए का गुणा करेंगे तो वही आएगा। फिर ये सहचारी गुण होता है कि कोष्टक में ए प्लस बी को जोड़ें फिर सी को जोड़ दें, या फिर बी प्लस सी को जोड़ के ए से जोड़ दें तो उत्तर वही आएगा। वितरण गुण होता है, ये बाहर की संख्या यदि कोष्टक के अंदर जाती है तो ये वितरित हो जाती है, दोनों में शामिल हो जाती है। इस तरह से वास्तविक संख्याओं के गुण हैं। फिर हम मूल की बात करते हैं, जिनको सर्स बोलते हैं। ये यदि √n एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं को हम ये लिखते हैं, जैसे एक गुण ये हो गया कि रूट के अंदर ए है, रूट के अंदर बी है, तो इकट्ठा करके रूट ए भी लिख सकते हैं। यदि रूट का स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब बाहर ए आ जाता है। जैसे √2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? √6। अब यहाँ पर नियम समझते हैं, यदि इसकी घात m है, इसकी घात n है, घातांक के, तो घातों का क्या हो जाएगा? जोड़। ठीक है। और यदि भाग में हो तो क्या हो जाता है? घातों का घटाना। और यदि घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाएगा? गुणा। और यदि किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है? 1। फिर यहाँ यदि घात ऋणात्मक हो तो उसको बटे में लिख सकते हैं, 1/n। ठीक है। तो इस तरह से है। अब इस अध्याय को समझते हैं। तो संख्याएं कई प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन सबको मिला दो, परिमेय अपरिमेय को, तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। इसको हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं और घातांक और मूल के नियम गणना को सरल बनाते हैं।
तो ये तो नोट्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर क्या है, 3/5। रूट वाले छोड़ देना, पाई वाले छोड़ देना, ये अपरिमेय कहलाएंगे। अब निम्न में से अपरिमेय संख्या, तो जो जिसमें रूट लगा हो, ये है ना √5, तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय। निम्न में से पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या ऋण में नहीं होती, तो ये नहीं है। वास्तविक संख्याओं में शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है? परिमेय और अपरिमेय। बोलते भी जाओ। फिर यहाँ निम्न में से कौन सा समाप्त दशमलव है? हाँ, जिसमें ये 5 आ गया ना, ये डैश डैश नहीं है, माने यहाँ पर ये समाप्त दशमलव या शांत दशमलव है। तो √4 का मान कितना होगा? √4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2। तो जोड़ा बनेगा तो बाहर क्या निकलेगा? 2। यदि a की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होता है। फिर यहाँ पर देखो 2 की घात 3 और 2 की घात 2 है, तो इसको जोड़ देंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगा? 5। तो ये वाला आंसर सही हो गया। इसके बाद निम्न में से कौन सा पूर्णांक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, पूर्णांक में ऋण वाले भी शामिल होते हैं, धन वाले भी शामिल होते हैं, लेकिन दशमलव में नहीं होते, बटे में नहीं होते हैं। तो ये वाला क्या कहलाएगा? पूर्णांक। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, ये कैसा होता है? अनंत और अनावर्ती। अनंत तक दशमलव जाता है, रिपीट नहीं होता है अपरिमेय संख्याओं के लिए। अब ये देखो, 1, 2, 3, 4 को खाली स्थान संख्याएं कहते, तो कौन सी संख्या? प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो मिला दे तो कौन सी संख्या बनती? पूर्ण संख्या। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं मिला दे पूर्ण संख्याएं, तो क्या बनेगा? पूर्णांक। और यदि p/q के रूप में लिखें तो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय। और √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। 0.25 क्या है? एक शांत दशमलव। 0.33 डैश डैश क्या है? आवर्ती है, अशांत है। ठीक है। और यदि a की घात -1 है तो हम ये माइनस हटाएंगे तो कैसे आ जाएगा? एक। √9 का मान कितना हो जाएगा? 3। अब हमको सत्य सत्य छांट के बताना है। √3 परिमेय संख्या है, ये क्या है? असत्य है। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, ये सत्य है ना? उनको बटे में लिखा जा सकता है। 0 एक पूर्ण संख्या है, सत्य है। परिमेय संख्याओं का दशमलव शांत और आवर्ती होता है, सत्य। सत्य हो गया, ये परिमेय संख्याओं का है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव समाप्त होता है, असत्य है, नहीं समाप्त होता। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सत्य है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, सत्य है। वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, सत्य है। a की घात 0 है तो इसका मान 0 होगा, असत्य है, 1 होता है। √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ये सत्य है। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो प्राकृत संख्या ये 1 से चालू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या ये 0 से चालू होती है, अनंत तक जाती है। और पूर्णांक संख्या ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। और यदि p/q के रूप में लिखें तो परिमेय संख्या हो गई। यदि हम ये रूट में लिखें तो अपरिमेय संख्या, या जिसका दशमलव अशांत और अनंत हो। वास्तविक संख्या मानी परिमेय और अपरिमेय। समाप्त दशमलव 0.5 है, आवर्ती दशमलव 0.33 है। a की घात 0 का मतलब 1 है, 25 का वर्गमूल कितना है? 5 है। इस तरह से हमको देखना है। अब यहाँ एक वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं, तो प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, ये भी लिखोगे। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या और शून्य को मिला के क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिला के पूर्णांक संख्या। फिर परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और फिर अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय संख्या। √2 किस प्रकार की है? अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर परिमेय संख्या का दशमलव कैसा होता है? शांत होता है या फिर आवर्ती होता है। a की घात 0 का मान कितना होता है? 1। संख्या रेखा पर कौन सी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं? सभी वास्तविक संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं। अब यहाँ प्रश्नावली 1 है, पर इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही बताएंगे अभी। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को क्या लिख सकते हैं? 0/1। ठीक है। अब ये 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी निकालना है? 6।
तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ 3/7 कर दो, 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 में क्या करना है 7 का ऊपर नीचे गुणा, तो 21/7 हो गया। और 4 में भी 7 का ऊपर नीचे गुणा करो, 28/7 हो गया। 21 के आगे से लिखते जाओ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, इस तरह से जितनी संख्या निकालेगा उतना हमको यहाँ पर निकाल लेना है। तो इसी तरह से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, तो 5 में हम पहले क्या जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा 6। अब 6 का गुणा ऊपर कर देंगे 3/5 में, तो 3/5 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, 4 बटे करेंगे तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। अब 18 के बाद 19 से 19/20 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, कहाँ तक 24 तक, बटे में सबका 30 रहेगा। इस तरह से परिमेय संख्या निकालते हैं। अब यहाँ लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है ना, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, असत्य है ना, क्योंकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक भी होता है, पूर्ण में धनात्मक भर रहता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है, p/q के रूप में भी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसमें देखना है। अब यहाँ भी देख लो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। परिमेय अपरिमेय मिला के कहलाता। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, असत्य है, क्योंकि रूट के अंदर तो प्राकृत संख्या होगी नहीं। फिर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह सत्य है। माने अपरिमेय वास्तविक होती है, लेकिन वास्तविक वाली परिमेय नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों में वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? माने रूट लगा दिए तो क्या अपरिमेय कहला गया? नहीं, जरूरी नहीं है, जिसका वर्गमूल हो जाएगा वो अपरिमेय नहीं कहलाएगा। अब इसको हमको ये देखना है कि यहाँ पर आगे दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचेंगे, 0 से चालू करेंगे, 1 2 3 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है √5 का यहाँ पर लेकर के हम एक इस पर क्या खींचेंगे, 2 पर क्या खींच लेंगे लंब, जो इसके पास का वर्गमूल होता है। इसके पास का वर्गमूल क्या होगा √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 से हम क्या खींच लेंगे, एक लंब खींच लेंगे, ये 1 का, ठीक है। और लंब खींच लेंगे कितनी ऊंचाई का, 1 ऊंचाई का। और इसके बाद यहाँ पर चाप काटेंगे, ये मिला देंगे, तो जहाँ से ये चाप कट गया तो ये जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट, ये √5 को दर्शाएगा। इस तरह से चित्र बना करके हमको आना है, देखना है। अब ये है, इसमें से दशमलव प्रसार बताना है, तो जिसका भाग कल चला जाएगा वो क्या कहलाएगा, शांत, और जिसका नहीं जाएगा तो अनावासनिक पुनरावर्ती हो गया ये, ठीक है। ये अनावर्षनीय पुनरावर्ती हो गया, जब रिपीट होता रहेगा, जिसका दशमलव खत्म हो जाए वो शांत है, तो भाग करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। 3 है, परीक्षा में 3 नहीं आएंगे, कोई भी आ जाएगा। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, 0.6 बार का मतलब 0.66, इसको हम क्या मान लेते हैं x। अब इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, है ना, तो यहाँ पर ये 10x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर 0.66 में करेंगे तो 6.66 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 अलग कर देंगे, 6.066 लिख दिए, तो 6, और इसको हम क्या मान लिए थे x, तो इसकी जगह क्या लिखे x, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10x है, और इस x को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 10x माइनस x, और उधर क्या बचेगा 6। आगे इसको घटाएंगे तो 9x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/9, काटोगे तो कितना हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से p/q के रूप में हम किसको लिख सकते हैं 2/3। ये सब में ऐसे ही करना होता है, ठीक है, इस तरह से सवाल करना है। तो इसमें हमको अपरिमेय परिमेय बताना है, तो इसमें तो हम हल नहीं कर सकते, तो ये अपरिमेय हो गया, रूट के अंदर रहे, √23 और √23 कट जाएगा तो अब ये अपरिमेय ना रहेगा, है ना, परिमेय हो जाएगा। ये 7 कट जाएगा तो 2/7 परिमेय हो जाएगा। पाई तो वैसे भी अपरिमेय होता है, इस तरह से छांट सकते हो। अब यहाँ पर इनको सरल करने का आता है,
तो सरल कैसे, 3√3 है, 2√2 है, तो पहले 3 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ, 3 गुणे 2 हो गया, फिर 3 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है ना, या इस 2 का गुणा √3 के साथ समझ लो, उतना ही है, ठीक। फिर √3 का गुणा यहाँ पर क्या, √2 का गुणा √3 के साथ कर देंगे, 3 के साथ और फिर इसके साथ, तो गुणा कैसे भी कर सकते हो, गुणा करने पर 3 दूनी 6 आ गया, फिर 2√3 हो गया, ये 3√2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, √6 हो गया। अब इसको हल कर सकते हो इसके आगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 5, नहीं हो गया, इतना ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न परमेयीकरण वाला बता रहा हूँ, जैसे 1/√7 का परिमेयीकरण करना है, तो जो बटे में हो उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो √7 और √7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा ना, ठीक है, और ऊपर √7 बटे क्या हो जाएगा 7, इस तरह से आ जाएगा। अब यदि इसका परिमेयीकरण करना है तो बटे का देखने जो चिन्ह है प्लस का, उसको क्या कर देना है, माइनस है तो क्या लिखना है प्लस, और उसका ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ऊपर करोगे तो ये तो यही आ गया, नीचे करोगे तो √7 का 7 हो जाएगा और 6 का 6, a² माइनस b² वाला, तो 7 में 6 घटाओगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो √7 प्लस √6 आ गया। इसी तरह से सबका परिमेयीकरण करते हैं। अब यहाँ पर जैसे 64 है, तो 64 का आप वर्गमूल कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, नहीं करना है तो ऐसे करना है, 2 तिहाई 6, ये हो गया 32, फिर ये कितना हो गया 16, फिर क्या हो गया 8, फिर क्या हो गया 4, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 2, इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 आए, तो ऐसे इसको ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 की घात कितनी हो गई 6, बाहर कितना हुआ 1/3, तो ये कट जाएगा, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, अच्छा 1/2 है, तो 2 तिहाई 6, इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8, इस तरह से इसमें करना है। अब इसमें मैं 2 सवाल और बता देता हूँ, जैसे 16 है ना, तो 16 को पहले ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, तो कितनी बार लिखेंगे 4, तो 4 और यहाँ 3/4 है ही, तो ये 4 4 कटेगा, 2 की घात 3 है तो कितना आ गया 8। अब ये माइनस वाला है, माइनस 1/3 है, तो यहाँ पर ये माइनस ही लगाएंगे, 5 3 बार हुआ, 3 3 कटा, 5 की घात -1, यदि -1 हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा 1/5। अब जैसे प्रश्न आ जाए सरल करने के लिए, 7 की घात 1/2 है, 8 की घात 1/2 है, तो इनको कैसे सरल करेंगे, तो इसके लिए जो है, यदि घात बराबर है तो घात को कॉमन ले लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा 7 गुणे 8, इसकी घात कितनी हो गई 1/2, अब ये कितना हो गया 7 अट्ठे 56, तो 56 की घात कितनी हो गई 1/2, √56 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 11 की घात 1/2 है, 11 की घात 1/2 है, तो ये कट जाएगा, पर ये तरीका नहीं है कि सीधे सीधे काटना है, ये तरीका है 11 1/2 और इसकी घात ऊपर -1/2, ठीक है, तो ये 11 की घात क्या हो जाएगा 0, और किसी घात 0 हो तो कितना होगा 1, ऐसे हल करके बताना होता है। अब ये 3 सत 21 हो जाएगा, 1/3 की घात क्या हो गया 21, ये गुणा हो जाएगा 7 का। फिर यहाँ पर 2 की घात क्या है 2/3, और गुणे 2 की घात कितनी है 1/5, तो 2 की घात 2/3 और प्लस 1/5, लघुत्तम लोगे तो 2 की घात क्या हो गया बटे में 15 आ गया, तो 3 पचे 15 माने 5 दूनी 10, और यहाँ बटे में क्या था 5, तो ये कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 12/15, इस तरह से हल करके देखना है।